डेटा कंपोनेंट का नाम है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन को डेटा हेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हेडिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। लेट अस सपोज ये आपका कॉलेज है जिसमें आप पढ़ते थे या पढ़ रहे होंगे। तो इस कॉलेज के अंदर कॉलेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी है, कॉलेज के अंदर मान लीजिए प्लेग्राउंड है, कॉलेज में कैफे है। तो कॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और इनका यूज़ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में जो स्टाफ है वो कर सकते हैं। तो कॉलेज का स्टूडेंट और स्टाफ इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज ने यहाँ पर एक बाउंड्री बना रखी है। उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में काम करने वाले लोग हैं जो कि स्टाफ हैं, और वही लोग कॉलेज के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक आउटसाइडर है, आउटसाइडर उस इंसान को कह रहे हैं जो कॉलेज का हिस्सा नहीं है। अगर ये आउटसाइडर आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी यूज करना चाहे तो क्या ये कर सकता है या नहीं? कॉलेज का प्लेग्राउंड, कॉलेज का कैफे यूज कर सकता है या नहीं? जनरली नहीं कर सकता है। चारों तरफ दीवार लगी हुई है, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वही मना कर देगा। ठीक है। तो जो आउटसाइडर है वो आपके कॉलेज के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी तरह से नहीं कर सकता है। मान लीजिए इसका दोस्त कॉलेज में पढ़ता है, या मान लीजिए मैं जाता हूँ कॉलेज में, कॉलेज के एचओडी या डायरेक्टर से मिलने, तो मिलने तो दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी मिलने ही नहीं देंगे आपको। तो इनडायरेक्टली अलाउड है, किसके थ्रू? कॉलेज में जो पहले से अथोराइज्ड यूजर्स हैं। अथोराइज मतलब जिनको हक है कॉलेज के अंदर रहने का, कॉलेज की चीजें यूज करने का, उनको अथोराइज्ड यूजर्स कह रहे हैं। तो मैं या कोई आउटसाइडर क्या हो गया? अनअथोराइज्ड हो गया, क्योंकि हम लोगों को हक नहीं है कॉलेज की चीज़ों को यूज़ करने का, क्योंकि हम ना कॉलेज के मेंबर है ना ही कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट। लेकिन कोई ऐसा जो अथोराइज्ड यूज़र है उसके थ्रू हम जा सकते। तो जब कॉलेज से पूछा गया कि आप सीधे सीधे अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके थ्रू अलाउ क्यों कर रहे हैं, तो कॉलेज ने सीधा सा आंसर दिया कि देखो, जब आप कॉलेज प्रेमिसेस में आ जाएंगे तो हमारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब आप कॉलेज के लाइब्रेरी में गए और कुछ डैमेज करके आ गए तो कौन जिम्मेदार होगा? आप तो निकल जाओगे काम करके अपना। लेकिन अगर कॉलेज में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है तो वो अभी डिग्री लेने आएगा, उसके इंटरनल मार्क्स देने हैं हमें अभी, उसकी सिक्योरिटी जमा होगी पहले से ही। कॉलेज में काम करने वाला स्टाफ है, अगर वो कुछ डैमेज करता है कॉलेज में तो हर महीने उसको सैलरी दी जाती है, उसमें से कटेगा। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आ जाए जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, अगर वो कुछ डैमेज करके चला गया तो उसको कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए हमने
बाउंड्री बना रखी है, गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है और आउटसाइडर अलाउड नहीं। लेकिन अगर जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टाफ है उनके थ्रू आना चाहते हो तो आ सकते हो। कल को अगर आप डैमेज करोगे तो आपको नहीं पकड़ेंगे, हम तो उसको पकड़ेंगे जिसके थ्रू आप आए। तरीका भी सही है, बात भी सही है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूं तो यहाँ पर डेटा, डेटा का मतलब है कॉलेज के रिसोर्सेज, कॉलेज की लाइब्रेरी, कॉलेज का प्लेग्राउंड, कॉलेज का कैफे, कॉलेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको हम अपने पाइथन की भाषा में क्या बोल सकते हैं, वो डेटा है। ठीक है। इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है छुपा के रखना, इस तरह से रखना कि उनका यूज सिर्फ जो लीगल यूजर्स हैं वो कर पाए, जो इलीगल हैं, जो अनऑथोराइज्ड हैं, वो डायरेक्ट ना कर पाए। करना होगा तो जो ऑथोराइज्ड यूजर है उनके थ्रू कर पाए। तो इनकैप्सुलेट का मतलब होता है इस तरह से बांध के रखना, इस तरह से छुपा के रखना कि किसी भी चीज का इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट अथोराइज लोग कर पाए, अनअथोराइज डायरेक्ट ना कर पाए, अथोराइज के थ्रू कर पाए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना, है ना। तो अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा कोडिंग की तरफ लेके आऊं तो मैं बोलूंगा कि जिसको आपने कॉलेज माना है, हम अपनी प्रोग्रामिंग में तो क्या मानेंगे, क्लास, ये हमारी क्लास। और जिसको आप रिसोर्सेज मान रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे क्या होंगे, हमारी क्लास का डेटा मेंबर। हमारी क्लास में जो डेटा मेंबर होते हैं वो, मान लीजिए एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नाम की क्लास है, डेटा मेंबर अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सब डेटा मेंबर। तो अब ये बताओ, किसी भी क्लास के अंदर अगर आपने डेटा मेंबर बनाया तो इनकैप्सुलेशन का रूल कहता है कि उस डेटा को सिर्फ उस क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वही यूज कर पाए। उस क्लास के अंदर जो मेथड्स आप बनाते हैं सिर्फ वही उसका यूज कर पाए। लेकिन अगर कोई भी कोड ऐसा है जो क्लास की बाहर लिखा हुआ, क्लास के जो ब्लॉक होता है उसके बाहर लिखा हुआ है, आउटसाइड क्लास कोड, ऐसा कोड जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है, क्लास का पार्ट नहीं है, अगर वो आपकी क्लास के डेटा मेंबर का यूज करना चाहता है तो उसको मना कर दो कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्लास के मेथड्स के थ्रू जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जब आप अपनी क्लास को इस तरह से डिजाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उस क्लास के अंदर क्या हुआ है, जो उसके डेटा मेंबर्स हैं उनका इनकैप्सुलेशन किया गया है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन क्लास को डिजाइन करने का एक तरीका है। उस तरीके में हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ उस क्लास के मेथड्स ही करें। कोई क्लास के बाहर का कोड अगर आपकी क्लास के डेटा मेंबर को यूज करना चाहे तो डायरेक्टली ना कर पाए, लेकिन अगर बाहर का कोड आपकी क्लास के मेथड के थ्रू करना चाहे तो कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन को पाइथन के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है एक्सीडेंटल डैमेज होने से डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। भाई आपने कॉलेज में भी यही खेल करा, क्यों करा, क्योंकि आप डैमेज होने से बताना चाहते थे अपनी लाइब्रेरी को, अपने प्लेग्राउंड को कोई खराब ना कर जाए बाहर से आते। तो इसी तरह से हम अपनी क्लास के अंदर जो डेटा है, मान लो एम्प्लॉय सैलरी रखी है 10,000, अब कोई बाहर से आया उसको 4,000 करके चला गया तो उसे क्या बोलेंगे, डैमेज कर दिया। हमारी सैलरी थी 10,000 और बदल कर किसी ने कर दी 4,000, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये होना है तो कौन करेगा, क्लास के मेथड करेगा। तो एम्प्लॉय अगर मैं क्लास मान लूं और एम्प्लॉय क्लास के अंदर सैलरी नाम का डेटा मान लूं तो सैलरी डेटा की वैल्यू बदलना डैमेज करना कहलाएगा, नहीं ना। सैलरी को बदलने का अधिकार सिर्फ उस क्लास के मेथड को होना चाहिए, उस क्लास के अलावा कोई और अगर सैलरी को बदलना चाहे तो उसे मना करो।
क्योंकि बात नहीं सही है। आप कैसे दूसरे की सैलरी बदल सकते हैं, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको देखते हैं। क्लास बनाते हैं पहले बिना इनकैप्सुलेशन, जिसमें कोई इनकैप्सुलेशन नहीं होगा। फिर वही क्लास दोबारा बनाएंगे जिसमें इनकैप्सुलेशन होगा। तो बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाते हैं। ठीक है। क्लास क्लास का नाम मैंने एम्प्लॉय कर दिया। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर मुझे डेटा मेंबर बनाना है। तो कल की क्लास आपको याद रह गई है। तो डेटा मेंबर दो तरह के होते थे, इंस्टेंस डेटा मेंबर और क्लास डेटा मेंबर। इंस्टेंस डेटा मेंबर वो होते हैं जो कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ के साथ डिफाइन करे जाते हैं। क्लास डेटा मेंबर वो होते हैं जो डायरेक्ट क्लास में डिफाइन करे जाते हैं। इनकैप्सुलेशन जो टॉपिक है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस डेटा मेंबर के लिए चलता है। क्लास डेटा मेंबर के लिए इसको यूज नहीं करते। फिर सुनेंगे, इनकैप्सुलेशन टॉपिक इंस्टेंस डेटा मेंबर के लिए बनाया गया है, क्लास डेटा मेंबर के लिए नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अपनी क्लास में एक इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाएंगे। तो इंस्टेंस डेटा मेंबर को बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास बनाई, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सैलरी नाम का वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू मैंने 10,000 कर। अब जहां मेरा कर्सर अभी बिलिंग कर रहा है, क्लास का ब्लॉक खत्म हो चुका है और मैं क्लास के बाहर आ चुका हूं। अब अगर यहाँ पर मैं कोई ऐसा कोड बनाऊं जो सैलरी की वैल्यू गेट करे, सैलरी की वैल्यू बदले, तो हो ही जाएगा। कैसे करोगे? तो अगर आपको किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को क्लास के बाहर यूज करना होता है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हमने ई नाम से एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मुझे क्लास का डेटा मेंबर जो सैलरी है वो यूज करना है तो मैं लिखूंगा ई डॉट सैलरी। तो इस तरह से जो भी सैलरी होगी वो मेरे पास आ जाएगी। और अगर मुझे सैलरी की वैल्यू को मॉडिफाई करना होगा तो मैं लिखूंगा ई डॉट सैलरी इक्वल टू 8,000। दोबारा प्रिंट करूंगा तो दोबारा आ जाएगी 8,000। इनकैप्सुलेशन अगर होता हमारे डेटा में तो ये आपके हाथ में कंट्रोल होता कि आप ऐसा चाहते हो करना या नहीं करना चाहते। तो इनकैप्सुलेशन ये कह रहा है कि ये होता है डैमेज करना। तो इस लाइन ने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के डेटा को डैमेज कर दिया। डैमेज का मतलब है बदलने से। ठीक है, तो हम चाहते ही नहीं थे बदले। सैलरी अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो इस क्लास के अंदर कोई मेथड होगा, वो जानता है कि सैलरी कैसे बदलेगी। हर कोई सैलरी थोड़ी बदल देगा। अब ऐसे बदल देगा तो कोई आके जीरो कर देगा, फिर तो ये लो सैलरी जीरो कर दी आपने। तो ये सही तरीका नहीं बताया। तो फिर अब क्या करें? तो अब इस कोड को दोबारा लिखेंगे इनकैप्सुलेशन का यूज करते, तो अभी इसमें इनकैप्सुलेशन नहीं है। विदाउट इनकैप्सुलेशन हम लोग इस कोड को बना रहे हैं। अब इसी कोड को दोबारा बनाएंगे विद इनकैप्सुलेशन। यहाँ लिखेंगे विद इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले क्या बोला गया? जो भी आपने अपना डेटा मेंबर बनाया है जिसको आप इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं उसको आप क्या बनाएंगे? प्राइवेट। अगर आप किसी भी डेटा मेंबर को इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त होती है कि उस डेटा मेंबर को आप क्या बनाते हैं? प्राइवेट बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से उस डेटा मेंबर का यूज सिर्फ हमारा वही क्लास कर सकती है, कोई और क्लास नहीं कर सकती। तो कैसे बनाएं? तो पाइथन में किसी भी डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाने के लिए प्राइवेट नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है। पाइथन में एरर आ जाएगी, ऐसा लिखना नहीं है। जबकि सी प्लस प्लस में, जावा में प्राइवेट कीवर्ड होता है और हम ऐसा लिखते हैं और वो डेटा मेंबर प्राइवेट बन जाता है। और पाइथन के अंदर
इस काम को करने के लिए तरीका दिया गया, जिस डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाना है उसके प्रीफिक्स में, मतलब उसकी शुरुआत में 2 अंडरस्कोर लगा दीजिए। एक, तो जब पाइथन में किसी भी डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाया जाता है तो उसकी शुरुआत में क्या लगा देते हैं, 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मैं ये करूंगा तो प्राइवेट बन गया, नहीं। ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डेटा मेंबर बनाए जाते हैं उनकी फैसिलिटी है। पूरी पाइथन में डबल अंडरस्कोर का मतलब प्राइवेट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइवेट डेटा मेंबर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर ये प्राइवेट डेटा मेंबर है तो एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये चलेगा। अब हमने क्या करा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम देखना चाहते हैं। तो अब अगर मैं अंडरस्कोर ना लगाऊं तो नॉर्मल है, चलेगा। लेकिन अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगा दूं और फिर डबल अंडरस्कोर से ही प्रिंट कराऊं तो मना कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि प्राइवेट हो गया है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर को सही सिंटैक्स यूज करके भी क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। सिंटैक्स सही यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इसको प्राइवेट ना बनाऊं तो यही सिंटैक्स हम यूज कर रहे थे और चल रहा था। सिर्फ इसको प्राइवेट बना दिया और जब यूज कर रहे हैं तो नहीं चल रहा, है ना। तो अब पहला काम तो ये हो गया कि आपने क्या करा, आपने डेटा मेंबर को प्राइवेट बना दिया, मतलब आपने कॉलेज में चारों तरफ दीवारें लगा दी। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, मतलब बाहर का कोड हमारे डेटा को यूज नहीं कर सकता। लेकिन सर वो कहानी रह गई कि अगर किसी दोस्त के थ्रू जाना चाहें तो जा तो फिर भी सकते हैं, आपने तो बिल्कुल ही मना कर दे जाने से। तब आपको क्या बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय क्लास के अंदर मेथड बनाने पड़ेंगे। वो मेथड बाहर के कोड को सैलरी तक पहुंचाने वाला काम करेंगे। ठीक है, तो क्लास एम्प्लॉय के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे और कन्वेंशन है, रूल नहीं है। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए, गेट, GET, गेट। तो मेथड का नाम हमने क्या बना दिया, गेट। और उसके बाद जिस डेटा मेंबर को ये एक्सेस कराने वाला काम करेगा उसका नाम गेट के बाद लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, अंडरस्कोर हटा देना है। क्या लगा दूं, गेट। ये मेथड अब क्या करेगा, अपने अंदर से रिटर्न करेगा किसको, सैलरी। ठीक है, अब आउटसाइड कोड को अगर सैलरी देखनी है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, एरर आ जाएगी। लेकिन अगर वो गेट सेल मेथड को कॉल करेगा तो गेट सेल मेथड सैलरी की वैल्यू को वापस कर देगा। तो ये वो दोस्त है, ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर का ये दोस्त है जिसके थ्रू ये प्रॉपर्टी जो प्राइवेट वाली है उनका यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो इट इज लाइक फ्रेंड, सुना होगा आपने कभी C++ में फ्रेंड फंक्शन होता है, तो इसलिए वो फ्रेंड कहलाता था कि उसके थ्रू हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो इट इज लाइक फ्रेंड फंक्शन ना, या फ्रेंड मेथड, आप उस वर्ड को भूलना चाहते हैं भूल सकते हैं। इट इज लाइक सिंपली क्लास मेथड, और इसके थ्रू बाहर का कोड कहाँ पहुंचेगा, हमारे डेटा मेंबर तक पहुंचने वाला काम करेगा। अगर बाहर वाले कोड को ये वाली वैल्यू बदलनी है तो एक दूसरा दोस्त बनाओ, मतलब एक दूसरा मेथड बनाओ, और उस मेथड का नाम होगा सेट, और उसके बाद जिस डेटा मेंबर की वैल्यू बदलनी है उसका नाम सेट सेल। और यहाँ पे सेल्फ के अलावा एक और आर्गुमेंट होगा जो सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा। और
यहाँ से आप सेल्फ डॉट सैलरी को असाइन करें। तो अगर आउटसाइड कोड को सैलरी बदलनी है तो ऐसे नहीं बदलना है जैसे ये बदल दिया। कैसे बदलोगे, यहाँ लिखोगे ई डॉट सेट सेल, और जो सैलरी बदलनी है वो आप यहाँ बदल कर चेक करना है बदल गई कि नहीं बदल गई, तो फिर से गेट करके देखो। तो अब आउटसाइड वाला कोड हमारे डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है, हमारी क्लास के जो मेथड हैं उनके थ्रू एक्सेस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर डैमेज तो अभी भी हो गया, डेटा को बदल दिया आउटसाइड कोड ने। तो अब जिम्मेदारी आउटसाइड कोड की नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है, सेट मेथड की। तो सेट मेथड को जिम्मेदार माना जाएगा कि क्यों बदला आपने। आप पहले चेक करते कि सैलरी जो बदलने आई है वो कितनी है, पहले से कम है कि ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो बदलो वरना मत बदलो। क्या कहना चाह रहे हो, हमने कहा ऐसे सेट मेथड पहले इफ लगा के चेक करें कि भाई जो सैलरी आई है क्या वो ज्यादा है, किससे, जो अभी करंट सैलरी चल रही है उससे। अगर ज्यादा है तो बदलना, अदरवाइज बदलना ही मत, कुछ करना ही मत। अब देखो मैं यहाँ पर सैलरी बदल रहा हूँ, बट जब मैं दोबारा चेक करूंगा तो वही पुरानी वाली आएगी, बदलेगी नहीं। अब डैमेज नहीं कर पा रहा बाहर का कोई। अब मेरा जो मेथड है वो जिम्मेदार होगा अगर कुछ होता है। तो जो दोस्त है आपका जिसके थ्रू आप गए थे कॉलेज में वो जिम्मेदार है अगर आपने कुछ करा कॉलेज में जाके। यही कहानी सेम इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा मेंबर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पीजेड सिक्योरिटी मिल गई इसको, किससे, ये दो बॉडीगार्ड आ गए, इन दोनों की जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करना। बाहर का कोड इन दोनों से डील करेगा, ये दोनों जो चाहें वो बाहर के कोड को कह सकते हैं, जरूरी है कि रिटर्न सही वैल्यू कर दे, इसे क्या पता, ये तो मांग रहा है आपसे कि वैल्यू दे दो। अब ये मेथड के ऊपर है कि वो क्या वापस करेगा इसको, नहीं करते वापस। तो पहले आप यहाँ भी इफ एल्स लगा सकते हैं, चेक कर सकते हो इफ एल्स लगा के कौन है क्या मांग रहा है, सब कुछ सही है तो सही वैल्यू दे दो, नहीं तो मना कर दो उसको, या जीरो कर दो, वापस कुछ भी कर दो, आपके हाथ में है कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है उसका हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, हमारी क्लास के डेटा का प्रोटेक्शन होता है, हमारी क्लास के मेथड की जिम्मेदारी होती है डेटा को प्रोटेक्ट करने की। वो चाहें तो आउटसाइड कोड से डेटा को मॉडिफाई करवाएं अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और वो चाहें तो ना करें। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं होता तो बाहर के कोड को हम रोक नहीं पाते, आओ बदलो चले जाओ कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हर किसी बिल्डिंग के बाहर गार्ड बैठा ही होता है, बाहर से कोई अभी आकर अचानक अंदर एंटर नहीं कर जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है, अगर मैं इस अर्थ पर देखूं जहाँ कोई आओ कोई चले जाओ। आजकल तो मंदिरों के बाहर भी गार्ड बैठे रहते हैं, हर कोई वहां भी नहीं जाता है। समझ लो क्या कहना चाहते हैं, है ना। चलो, तो अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन का टॉपिक पूरा। अब बात करते हैं एक और पाइथन के टॉपिक की, और उसका नाम है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, पॉली शब्द को हमने अपनी लाइफ में सुना है गणित में। जैसे एक होता ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन। पेंटागन को पेंटागन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, 5 साइड होती है, है ना। स्क्वायर में 4 साइड होती है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है ऑक्टागन, आठ, 8 भुजाएं 8 साइड होती हैं। हेक्सागन, 16। इन सब को अगर एक सिंगल नाम से बोला जाए तो क्या बोलेंगे, पॉलीगन, बहुभुज, जिसकी कई भुजाएं हो, जिसकी कई सारी साइड हो, क्या कहलाता है, पॉलीगन। मुझे गणित में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉली शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब आपको अगर डिक्शनरी में समझ में आता है तो गणित को भूल जाओ, नहीं आता है तो गणित को समझो। पॉली का मतलब होता है मैनी।
मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप, अंग्रेजी में फॉर्म से लिखी, मैनी फॉर्म। तो पाइथन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको कई रूपों में हम यूज करते हैं, और हम शायद जाने अनजाने में करते चले आ रहे हैं, बस मुझे आपको उन्हें एक्सप्लेन करना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी भी एक चीज को एक से ज्यादा फॉर्म में यूज कर लेना, क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए DD1 पे, DD1 जो चैनल था, गवर्नमेंट चैनल जो है हमारा सबसे पुराना, उस पर एक अ, नाटक आया करता था, सीरियल आया करता था, शक्तिमान। तो उसमें मुकेश खन्ना जो एक्टर हैं, उन्होंने दो रोल प्ले करे, शक्तिमान का और दूसरा कौन सा था, गंगाधर का। एक ही इंसान था, उसके रूप कितने थे? दो। तो हम क्या बोल सकते हैं उस एग्जाम्पल में कि मुकेश खन्ना के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। अब बोलोगे सर हमने तो DD1 आज तक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो कोई और एग्जाम्पल मान लो यार आप, है ना? कोई सी मूवी का कोई सा एग्जाम्पल मान लो। तो जिसमें एक इंसान एक से ज्यादा रूप में काम करता है, चलो क्रिकेट में ऑलराउंडर, भाई बैटिंग करता है, भाई बॉलिंग करता है, एक इंसान के दो रूप में बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग करता है, वो कौन है? एक पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है उसके। ठीक है, चलो। अच्छा, और आसान एग्जाम्पल ले लो। अब अगर आप अपने आप को देखें तो आपका रूप अभी क्लास में क्या है? एक स्टूडेंट। क्या पूरी लाइफ में यही रूप है आपका? अभी आप क्लास के बाहर चले जाओ तो किसी दूसरे के लिए हो सकता है फ्रेंड हो, किसी के लिए चाइल्ड हो, किसी के लिए पेरेंट हो सकते हो, किसी के लिए ब्रदर हो सकते हो। तो आपको भी तो कई सारे रूप हैं, लेकिन आप तो एक ही हो। तो इसका मतलब क्या है फिर? तो सर हमारे अंदर ही पॉलीमॉर्फिज्म। हमने कहा दुनिया की हर चीजें पॉलीमॉर्फिज्म कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म आई क्या, समझ में आ गया होगा। हर तरह के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। किसी भी एक चीज का एक से ज्यादा रूप में पाया जाना क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, पानी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, पानी लिक्विड में भी है, पानी सॉलिड में भी है, पानी गैस में भी होता है। तीन तो रूप है पानी के, है ना? मंगल ग्रह पर पानी कैसे अवेलेबल है? चट्टानों के अंदर सॉलिड फॉर्म अवेलेबल है, लिक्विड मिल जाएगा तो जीना शुरू कर दो वहां पे। ठीक है, पहले ज्यादा साइंस की बात नहीं करते, वापस आ जाओ पाइथन में। पाइथन में वो क्या चीजें हैं जो एक से ज्यादा रूप में पाई जाती हैं? हमने कहा सबसे पहले तो यही पढ़ो, पाइथन के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका पहला रूप क्या है कि अगर मैंने इसको दो के साथ और तीन के साथ यूज करा तो इनको पांच कर देगा। दूसरा रूप इसका यह है कि अगर मैंने इसको स्प्रिंग के साथ यूज करा, एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग के साथ यूज करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा, मिला देगा, जोड़ेगा नहीं। है इसके दो रूप। इस तरह इसके तो और भी रूप हमने देखे हैं। कैसे? अगर आप इसको लिस्ट के साथ यूज करोगे तो दो लिस्ट को कॉन्केट कर देता है। तो आपने प्लस के कई सारे रूप देखे हैं पाइथन। तो हम क्या बोलेंगे कि पाइथन में ये जो चीज है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। टेक्निकल शब्द क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। तो पाइथन में जो प्लस ऑपरेटर है, इसके कई सारे रूप हैं। एक दो तो हम जानते ही है, कई छोड़ो, दो तो जानते ही हैं। एक है अर्थमेटिक एडिशन करना, और एक है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के अंदर दो तरह से पाई जाती है। पहला पहला होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग में, और दूसरा होता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पाइथन के अंदर दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है।
पहला मेथड ओवरराइडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? दोनों में कॉमन सेंस आएगा। क्या? एक चीज के एक से ज्यादा रूप होंगे, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी C++ पढ़ा रहा होता तो इसमें एक और जोड़ देता। क्या? मेथड ओवरलोडिंग। जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ऐसी होती है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, उसको भी जोड़ देता। तो हर लैंग्वेज के हिसाब से पॉलीमॉर्फिज्म में हम चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, है ना। तो अगर मैं मेन कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में लिख दूं तो वो है वन नेम मैनी फॉर्म। अब किस चीज का? तो पाइथन में मेथड का बताया गया ओवरराइडिंग के लिए, और ऑपरेटर का बताया गया ओवरलोडिंग का। एक एक करके इन दोनों शब्दों को समझना। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? मेथड ओवरराइडिंग का अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो ये समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी, उसके बाद कोडिंग में आप जल्दी समझ पाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये हैं बजाज कंपनी के सबसे पहले फाउंडर जिन्होंने बजाज कंपनी बनाई थी, और इनका नाम है राजीव बजाज। राजीव बजाज, पता नहीं है नहीं है। तो राजीव बजाज ने अपनी कंपनी बनाई बजाज नाम से, ठीक है। ये क्या करते थे? टू व्हीलर्स को बनाते थे, टू व्हीलर्स की मेकिंग करते थे, टू व्हीलर्स की मेकिंग। तो टू व्हीलर्स नाम का मैंने यहाँ पर कोई एक मेथड बनाया, ठीक है। तो एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया राजीव बजाज, और राजीव बजाज क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया टू व्हीलर्स मेकिंग। अब ये टू व्हीलर्स में क्या बना रहे हैं? स्कूटर बनाते हैं। अगर आज से 15-20 साल पहले DD1 आप देखते होगे तो ऐड आता था, हमारा बजाज सबका बजाज, बजाज के साथ स्कूटर का ऐड। बहुत को याद नहीं होगा पर क्या कह रहे हो पता नहीं, है ना। कोई बात नहीं। तो राजीव बजाज टू व्हीलर बनाते थे और ये स्कूटर बनाते थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? इनके चाइल्ड हुए, राहुल गांधी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने टू व्हीलर, समय के साथ देखा कि लोग स्कूटर नहीं चलाते। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ, इस कहानी के पात्र काल्पनिक हो सकते हैं। आप इसको सोनू कह लो, इसको मोनू कह लो, इसको चिंटू कह लो, इसको पिंटू कह लो, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। जो कॉन्सेप्ट है वो रियल है, इसके जो मैंने करेक्टर उठाए हैं ये काल्पनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब राहुल बजाज ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि समय बदल चुका है, अब कोई भी स्कूटर नहीं चलाता। अब स्कूटर कोई नहीं चलाता, सब क्या चलाते हैं? अब बाइक चलाते हैं। टू व्हीलर का मतलब क्या हो गया आज की पीढ़ी के लिए? बाइक। तो अब क्लास बनाई हमने राहुल बजाज। अब राहुल बजाज को उनकी फैक्ट्री तो मिली होगी, तो राहुल बजाज इनहेरिट करते हैं किसके लिए? राजीव बजाज क्लास, ठीक है। अब टू व्हीलर वाला जो मेथड है ये आ गया इनके अंदर, इनहेरिटेंस हुआ तो आ ही गया होगा। लेकिन राजीव बजाज जो काम करते हैं, राहुल बजाज कह रहे हैं यार समय बदल गया। अब जो हमारे पेरेंट्स जो काम करते थे और जिस तरीके से करते थे वो तरीका आज के जमाने में फिट नहीं है। तो इनके चाइल्ड ने क्या करा? टू व्हीलर्स मेथड को दोबारा बनाया, और इस बार उन्होंने इसके अंदर क्या बनानी शुरू कर दी? बाइक। यहाँ बना रहे थे स्कूटर टू व्हीलर में, और चाइल्ड ने सेम नाम का मेथड बनाया, और वहां पर क्या बनानी शुरू कर दी उन्होंने? अब बाइक। क्या ये डिसीजन सही था या गलत था? सही था, गलत नहीं था। अगर ये जो चाइल्ड थे बजाज कंपनी में, अगर ये अपने पेरेंट वाले तरीके के साथ ही आगे बढ़ते, बंद हो जाती कंपनी इनके आगे।
तो अब इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, मेथड एक है, उसके रूप दो हैं। मेथड का नाम है टू व्हीलर मेकिंग। उसका पहला रूप पेरेंट के पास था जो स्कूटर बनाते थे, और इसी मेथड का दूसरा रूप उनके चाइल्ड के अंदर है, अब जो क्या बना रहे हैं उसमें बाइक बना रहे हैं। तो एक मेथड के दो रूप हो गए, पहला पेरेंट के पास और दूसरा चाइल्ड के पास। जब ये सिचुएशन हम प्रोग्राम में लाते हैं तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि आप पेरेंट के अंदर किसी मेथड को बनाते हैं और फिर चाइल्ड क्लास में उसी नाम के मेथड को दोबारा बना देते हैं। पेरेंट वाले मेथड को यूज ना करके चाइल्ड क्लास उसे दोबारा बना देती है। तो इस सिचुएशन क्या बोलते हैं, ओवरराइड। अच्छा अब ये बताओ, नाम सेम है, नाम बस नाम सेम। तो पॉलीमॉर्फिज्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है, नाम एक ही होना चाहिए। अब ये तो एक काल्पनिक कहानी मैंने बना ली समझाने के लिए, आप अपने ऊपर अप्लाई करो। आपके पेरेंट पढ़ाई करते थे, जब हमारे पेरेंट्स पढ़ाई करते होंगे तो कैंडल से पढ़ते होंगे, दिए से पढ़ते होंगे, लाइट ही नहीं आती होगी, कि यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट होता होगा। पढ़ाई करते थे हमारे पेरेंट्स, है ना। अब हम हो गए, तो हमारे अंदर भी तो पढ़ाई वाला बिहेवियर आया नरेट होकर। तो वैसे ही पढ़े जैसे हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे। भाई माचिस से लेकर और दिया और मोमबत्ती लेके पढ़े, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज ना करें। करो, क्यों नहीं करोगे, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो आप क्या करेंगे एज ए चाइल्ड, अपने पेरेंट का जो मेथड था उसको बदलना चाहेंगे। मेथड का नाम नहीं बदलना चाहेंगे, पढ़ाई तो हम भी करेंगे लेकिन पढ़ाई करने का तरीका बदलेंगे। अब हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे। क्या है ये, ओवर राइटिंग। यही तो ओवर राइटिंग है, आसान भाषा में। समय के साथ बदलाव, काम करने के तरीके में बदलाव, क्या कहलाता है, मेथड ओवर राइटिंग। समय के साथ काम करने के तरीके में बदलाव करना मेथड ओवर राइटिंग कहलाता है। काम नहीं बदलना है, काम करने का तरीका बदलना है। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स करते थे, काम था पॉलिटिक्स करना। अखिलेश यादव का काम भाई है पॉलिटिक्स करना, लेकिन तरीका अलग है। तो क्या करा अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिक्स वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस होना मस्ट है, क्योंकि जो बदलने वाली बात है वो चाइल्ड वाला क्लास करते, सेम क्लास में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। समय के साथ काम करने के तरीके में बदलाव करना। और समय यहाँ पर क्या है, पीढ़ी, जनरेशन, लेबल। पेरेंट क्लास एक समय हो गई, चाइल्ड क्लास समय बदल गया, उसकी चाइल्ड क्लास समय फिर बदल गया। तो प्रोग्रामिंग में समय कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम एक पेरेंट क्लास एक समय को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी चाइल्ड क्लास बदल गया, समय बदल गया। तो क्या काम करने का तरीका बदलना है तो ओवरराइड कर दो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अब जैसे हमारे पेरेंट हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे सब लोग घूमने, मॉर्निंग वॉक। अब ये भी आएगा चाइल्ड में, हमने कहा ये सही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बढ़िया है। हमारे पेरेंट्स भी सब लोग घूमने जाते थे, हमें भी घूमने जाना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स से दो चीज मिली है सबको बदलना है। जिसको आपको लगता है बदलना चाहिए, अपने आपको लगता है कि उन्होंने जब करी थी अपने टाइम पर वो बेस्ट वे होगा, लेकिन आज वो बेस्ट नहीं है, तो आज हम अपने हिसाब से करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर होगा। इसी को बोलते हैं मेथड होगा। अगर मैं इसका कोड बनाऊं तो यहाँ पर सिंपली कोड बना देता हूँ मैं। सिंपली क्लास, क्लास का नाम ए कर दिया, इसके अंदर एक मेथड बना दिया, मान लीजिए एम नाम से एक मेथड बना दिया, सिंपली लिख दिया मैंने।
दिस इज एम इन ए, क्लास बी बनाई, डी ने इनहेरिट किया ए के लिए, इसके अंदर एक मेथड बनाया, सेम एम नाम से बना दिया, और यहाँ लिख दिया दिस इज एम इन। अब जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट पे एम मेथड कॉल करूंगा, तो कौन सा वाला चलेगा? कल बताया था एमआरओ टेक्निक में सबसे पहले कोई भी मेथड कहाँ ढूंढा जाता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? बी का। तो बी में ढूंढेंगे, मिल गया तो आगे जाएंगे नहीं आगे। ठीक है। अब यहाँ पर दो नजरिए आएंगे, इतना अगर आपको समझ में आता और आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ से दो नजरिए और आगे बढ़ते हैं। पहला, तो सर एक चीज बताओ, जो आप बजाज कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं करा था कि स्कूटर बनाने बंद कर दिए थे और फिर बाइक बना रहे थे। उन्होंने स्कूटर बनाने भी जारी रखे और साथ में बाइक को ऐड कर दिया। स्कूटर तो आज भी आते हैं बजाज कंपनी के। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज लाइट चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, तो हम चाहेंगे कि हम भी माचिस से, कैंडल से, दिए से, लैंप से पढ़ें। हम उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो उसके साथ हम आज का जमाना ऐड करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, अभी ओवर राइटिंग का मतलब रिप्लेस हो गया पूरा। पेरेंट ने जो करा पूरा खत्म कर दिया, सिर्फ चाइल्ड चाइल्ड का ही चल रहा है। अब हम चाहते हैं पेरेंट का जो था वो भी, और प्लस जो हम कर रहे हैं वो और। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बताया गया कि जब चाइल्ड क्लास मेथड को ओवरराइड करे, तो वो अपने अंदर से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है यूजिंग सुपर। पाइथन में सुपर नाम का एक फंक्शन होता है। सुपर फंक्शन क्या करता है? सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास को एक्सेस करवाता है। अब सुपर क्लास के किस मेथड को एक्सेस करवाएगा? सुपर फंक्शन के बाद डॉट लगाकर वो मेथड कॉल कर। तो ये लाइन क्या करेगी? ये लाइन चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को ऐड कर देगी। तो पेरेंट इसका जो भी रहा होगा ए, उसका जो एम मेथड है वो भी मिलेगा, प्लस जो आपने अभी यहाँ लिखा या और भी आप लिख सकते थे वो सब भी आपका चलेगा। तो अब हम यहाँ पर अगर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पर एम चलाएंगे, तो चाइल्ड ने अपना जो करा वो भी आएगा और पेरेंट ने जो करा वो भी साथ में। तो ये ज्यादा बेटर वे है मेथड ओवरराइडिंग का, क्योंकि इसमें हम पेरेंट को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट के तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसमें अपना तरीका जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि ये वाली ओवरराइडिंग आप करना चाहते हो या ये वाली करना चाहते हो। तो पेरेंट के साथ आप ओवरराइडिंग करना चाहते हो, पेरेंट का डेफिनेशन भी मिलना चाहिए, तो सुपर कॉल लगा दो पेरेंट के लिए। पेरेंट का कुछ नहीं चाहिए तो मत लगा। दूसरा नजरिया, ये बताओ, अगर इस एग्जाम्पल में मैं ए बनाऊं ही ना, क्या बिगड़ जाएगा? आउटपुट फिर भी सेम आ रहा है। जब चलना ही चाइल्ड का है तो पेरेंट बना ही क्यों रहे? अब हम इनहेरिटेंस भूल गए, अब हम अपने फायदा नुकसान को देखने लगे। एज ए प्रोग्रामर अब हम सोचने लगे, एज ए प्रोग्रामर हम ये सोच रहे हैं कि जब चाइल्ड का ही चलना है तो पेरेंट हम बना ही क्यों रहे हैं, सीधा चाइल्ड ही बनाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो उसका आंसर क्या है बोलिए। उसका आंसर ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड नहीं है, पेरेंट क्लास के अंदर इस तरह के 100 मेथड है। एक M1 मेथड भी है, आपने बस एक को देखा। मैंने थोड़ी ना कहा था कि पेरेंट क्लास में एक ही मेथड होगा, 85 मेथड हो सकते हैं, 100 मेथड हो सकते हैं। और भी है, M2 भी है। अब चाइल्ड क्लास जब बनाई गई तो चाइल्ड क्लास ने ये कहा कि भाई मुझे ना एम मेथड में समस्या लग रही है, M1 M2 बढ़िया फर्स्ट क्लास, मुझे ऐसी दे दो यूज करने के लिए। तो अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पर M1 पेरेंट वाला ही चलेगा, M2 पेरेंट वाला ही चलेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप बोलोगे सर इनहेरिटेंस मत करो, क्लास ही मत बनाओ, तो नुकसान में आ जाओगे।
ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है या हमारे दिमाग में आ सकता है कि जब चाइल्ड को पेरेंट के मेथड को ओवरराइट करना ही था, दोबारा लिखना ही था, तो पेरेंट बनाइए क्यों? अरे क्योंकि मुझे सारे थोड़ी करने हैं। हाँ, अगर आप ये बोलो कि मुझे तो पेरेंट के जितने मेथड है सबको ही ओवरराइड करना है, तो शायद आप ऐसा सोच पाएंगे कि फिर पेरेंट ही क्यों बनाऊं, फिर तो चाइल्ड ही ना बनाऊं मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। चलिए, तो ये कहानी खत्म हो गई हमारी किसकी, मेथड ओवर राइटिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं। मेथड ओवर राइटिंग के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोड, तो इसमें सर आप क्या पढ़ाओगे? ये तो पहले से है ही पाइथन में, भाई जैसे आपने बताया प्लस के बारे में, तो इसमें आप पढ़ाओगे ये तो पता चल गई खत्म हो कि भाई ये न्यूमेरिक के साथ एडिशन करेगा, स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन करेगा, बस नॉलेज हो गई। अब क्या करें एज ए प्रोग्रामर? और क्या पढ़ूं इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग? एज ए प्रोग्रामर पढ़ने के लिए क्या है इसके बाद, तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा टाइप बनाना है और उस डेटा टाइप का नाम कर दिया, मान लीजिए नंबर टाइप कर दो। नंबर टाइप, या थोड़ा सा और, मान लीजिए मेरे पास ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, इसमें 2 पॉइंट, ये थोड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हो ऑपरेटर के लिए। ये 2 पॉइंट है, ये मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये मान लो P2 पॉइंट। P1 पॉइंट पे ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8, 5 पर 1 2 3 4 5 6 7। बताओ P1 पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट होंगे? एक्स पर कितना है P1, 2 मान लो, वाई पर कितना है 4। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 2,4 लिख सकता हूँ। और P2 कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लो 6,2 मान लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको P1 और P2 को ऑब्जेक्ट मानते हुए पाइथन प्रोग्राम में दिखाना है। तो अगर हम P1 पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट से दिखाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास। तो कोई क्लास पाइथन में ऐसी है जिससे पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता हो? हमने करना ही। तो आपको क्या करनी होगी, पहले एक पॉइंट नाम से क्लास बनानी है। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम कर दिया पॉइंट। अब इसमें कुछ लिखूंगा, लेकिन पहले मैंने पॉइंट क्लास से क्या बना लिए, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है सर, ये बताओ ये P1 पॉइंट ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 4 रखनी है, वो कहाँ रखी है आपने? और P2 पॉइंट ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 4 रखनी है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो कैसे करते हैं? एक्स ऐड करना है P1 के अंदर और वाई ऐड करना है। P2 के अंदर भी एक्स ऐड करना है, P2 के अंदर भी वाई ऐड करना है। तो हम क्या बनाएंगे, पॉइंट क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाएंगे, इंस्टेंस डेटा मेंबर। तो कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाएंगे। एक का नाम कर दिया एक्स, और एक्स की वैल्यू वो जो ए में आएगी, और एक बाई जो बी की वैल्यू बाई में आ जाएगी। अब जब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए और बी 2 पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करूंगा, यही एक्स और वाई में चली जाएगी। तो P1 के एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी जो ए में आएगी,
P1 के बाई की वैल्यू वो हो जाएगी जो बी में आएगी, ए और बी में वैल्यू जो आएगी वो पास कर रहा हूँ मैं। तो P1 ऑब्जेक्ट के x की वैल्यू 2 हो जाएगी और P1 ऑब्जेक्ट के y की वैल्यू 4 हो जाएगी। P2 के x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 4। यहाँ तक एकदम आसान है। अब मैंने कहा भाई इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने का साइंस हम ये रख रहे थे कि P1 प्लस P2 अगर मैं करूं तो मेरा रिजल्ट आ जाए P1 का x और P2 का x जोड़ जाए 2 प्लस 6 कितना आ जाए 8, कॉमा 4 प्लस 4 कितना आ जाए 8। अब मैंने जब ऐसा सोचा और यहाँ लिखा P1 प्लस P2 तो क्या वो आएगा जो मैं सोच रहा हूँ? क्या आ गई एरर। क्या आ रहा है कि ये जो प्लस है ये इंटीजर पे चल सकता है, स्ट्रिंग पे चल सकता है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता। भाई प्लस को पाइथन ने किस किस लिए बना रखा है? इंटीजर पे, फ्लोट पे, स्ट्रिंग पे, इन पे बना रखा है। लेकिन जो आपने अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं इन पे नहीं बना रखा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस टॉपिक के थ्रू, किसी भी ऑपरेटर को, ऑपरेटर कौन है? प्लस, किसी भी ऑपरेटर को अपने ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑपरेटर को, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे इक्वल टू हो, चाहे नॉट इक्वल टू हो, ये सारे ऑपरेटर हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कराना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना होगा? ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। कैसे करते हैं अब वो सीखते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है प्रोग्रामर के लिए, लैंग्वेज में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक ऑपरेटर के एक से ज्यादा मीनिंग। प्रोग्रामर के लिए क्या मतलब है इसका? कि जिस ऑपरेटर का लैंग्वेज की तरफ से मीनिंग दिया गया है, अगर मैं उस ऑपरेटर को अपने ऑब्जेक्ट पर कोई मीनिंग देना चाहता हूं तो वो हमें ओवरलोड करके दिया जाता है। अब ओवरलोडिंग कैसे होती है वो होती है। तो पाइथन में जितने भी ऑपरेटर हैं, हर ऑपरेटर के पीछे कुछ स्पेशल मेथड होते हैं। वो स्पेशल मेथड अगर आप अपनी क्लास में डिफाइन कर देते हैं तो ऑपरेटर ओवरलोड हो जाता है। जैसे जब आप प्लस ऑपरेटर को अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चलाएंगे तो बिहाइंड द सीन एक स्पेशल मेथड है ऐड, वो आपका काम करता है। तो ऐड मेथड अगर आप अपनी पॉइंट क्लास में बना देते हैं तो पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट पर प्लस ऑपरेटर काम करना शुरू कर देगा। ऐड मेथड बना दे, और इस ऐड मेथड में दो आर्गुमेंट होते हैं। हमारे मन से नहीं, पहले से पाइथन ने बता दिया दो आर्गुमेंट होते हैं, एक सेल्फ नाम से और एक अदर नाम। अब जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट पर प्लस ऑपरेटर चलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इस मेथड को चला दिया जाएगा और ये मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो आउटपुट आ जाएगा। तो P1 प्लस P2 का रिजल्ट क्या आया? 10। ये तो बस मैंने समझाया कि बिहाइंड द सीन ये मेथड चला। सर साबित कैसे होगा? एक काम करो, यहाँ पर ना एक प्रिंट लगा, दिस इज ऐड। चलो, अब कहीं मैंने कॉल करा ऐड मेथड को? नहीं, मैंने सिर्फ क्या करा है? प्लस करा है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो वो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? इस लाइन की वजह से ही, इस लाइन की वजह से ही ये मेथड चल रहा है। क्या वजह है इसमें? प्लस ऑपरेटर। तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट पर जब प्लस ऑपरेटर चलाते हो तो उस क्लास में ऐड मेथड को चलाया जाता है। अगर ये ऐड मेथड है तो जो इसने रिटर्न कराया है वो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और अगर मैं हटा दूं तो एरर आएगी। क्या ऐड मेथड डिफाइन करो तब चलाओ। अब कॉमन सेंस का यूज करते हुए आप मुझे सिर्फ ये बताइए P1 मल्टीप्लाई P2 का रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका? एरर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कोई मेथड होता होगा जो चलता होगा, वो आपको पहले पॉइंट क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा, वो आपने करा ही नहीं है। तो ये तो चल जाएगा लेकिन ये नहीं चलेगा। एरर आ गई, मल्टीप्लाई नहीं। तो उस मेथड का नाम होता है $_MUL $_। अब ये मेथड जो भी रिटर्न कर देगा वो आपका चल जाएगा।
तो इस तरह से अब मैं पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऑपरेटर अगर यूज करना चाहता हूँ तो पहले मुझे उस ऑपरेटर के मेथड का नाम याद होना चाहिए और फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा, तब वो ऑपरेटर मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट पर चलता है। तो प्रोग्रामर के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये कि ऑपरेटर को हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंगफुल करते हैं। सर ये तो आपने बस करके दिखा दिया, थोड़ा मीनिंगफुल करो। ये सेल्फ और अदर क्या है इन्हें बताओ। तो जब आप P1 प्लस P2 करते हैं तो ये जो P1 है वो सेल्फ में चला जाता है और जो P2 है वो अदर में चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप इस कोड को दोबारा लिख, तो अगर आप P1 ये आ गया सेल्फ में, P2 आ गया अदर में, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, सेल्फ, सेल्फ का मतलब कौन, P1, P1 के अंदर x की वैल्यू 2 प्लस जोड़ना किसको है, 2 के साथ किसको जोड़ना है, P2। अब P2 इस मेथड के अंदर अदर के अंदर आया है, तो जो P2 है वो अदर में गया है, क्या लिख दूं यहाँ पर मैं, अदर डॉट एक्स। ठीक है, टपल बना के वापस कर देते हैं, देखने में अच्छा लगे, कॉमा सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट, आ गया सर। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी आप सेल्फ डॉट एक्स मल्टीप्लाई अदर डॉट एक्स, सेल्फ डॉट वाई मल्टीप्लाई अदर, तो 2 6 12 ये आ गया, 4 चौक 16। तो ये आपके हाथ में है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे। भाई आपने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज कराया और लॉजिक मल्टीप्लाई का डिफाइन करा, करने को आप यहाँ माइनस कर दो तो मना थोड़ी कर देगा आपको, लेकिन आप ऐसा करोगे तो एक यूजर को सरप्राइज होगा, अजीब लगेगा कि मल्टीप्लाई सोच रहा था, पता नहीं यूजर क्या आउटपुट क्या आ रहा है प्रोग्राम। तो जैसा ऑपरेटर है वैसा ही ऑपरेशन इंटरनली कराया जाए तो रीडेबिलिटी सही रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर को अपने ऑब्जेक्ट के लिए ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये याद करने और रटने वाली बात हो गई मेथड का नाम क्या होगा, क्योंकि ऑपरेटर अभी तो आपने दो बताए, प्लस और मल्टीप्लाई। सर ये तो बहुत सारे होते हैं, 25 30 ऑपरेटर होते हैं पाइथन में टोटल। अभी डिवाइड भी है, डिवाइड भी रिमाइंडर वाला है, फ्लोर वाला है, ट्रू वाला है, फिर पावर वाला है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सबके मेथड। तो इंटरव्यू के अंदर वो आपसे मेथड का नाम नहीं पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा, आप बस उसे बताओगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसके मीनिंग को डिफाइन करते हैं। और ऐसा करने के लिए हर ऑपरेटर के लिए स्पेशल मेथड्स पाइथन ने बनाए हुए हैं, उन स्पेशल मेथड को अपनी क्लास में डिफाइन करते हैं। वो स्पेशल मेथड का नाम वो आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले आप मना कर देना कि हाँ सर होते हैं, ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह से हर किसी के लिए होता है, आप गूगल पर सर्च करके इनका नाम ढूंढ सकते हैं। मेरे पास इनकी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट शेयर करता हूँ, हर ऑपरेटर के लिए कौन कौन से मेथड हैं उसकी लिस्ट है मेरे पास। तो ये आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन और रिजेक्शन का पॉइंट नहीं बनेगा कि मेथड का नाम रटो और याद करो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हाँ होते हैं। ठीक है, एडिशन का प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लीकेशन, पावर, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, सबके मैंने लिख रहा है, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। अगेन अगर मैं आपको दे भी दूंगा तो क्या आप याद कर लोगे ना, रट लोगे, फिर भी नहीं करोगे ना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं, अदर की बात नहीं, यहाँ पर जो मेथड है ये दो ही आर्गुमेंट के साथ बनाए गए हैं। अगर आप
यहाँ पर ऐसे करोगे +T3, तो पहले इन दोनों पे चलेगा, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा वो +T3, फिर से दो बनेंगे, कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, हमेशा दो के साथ ही चलेगा, तीन पे नहीं चलेगा। तो अगर आप तीन पे चलाओगे तो अलग तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आर्गुमेंट दो ही रहेंगे। तो ये मेथड दो बार चलेगा, P1 P2 पर एक बार, फिर P1 P2 का रिजल्ट वो, और T3 फिर उन पर एक बार, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा हमारा। चलो, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। दो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाई आपको, एक इनकैप्सुलेशन पढ़ाया। इनकैप्सुलेशन डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करके हम लोग कैसे चलेंगे। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं जो मैंने पढ़ाई हैं। इनहेरिटेंस तो कल पढ़ाई दिया था मैंने, जो पढ़ाया था सारे टाइप लिख दिए, आज मैं शेयर कर दूंगा। मेथड ऑफ राइटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग हो गया, इनकैप्सुलेशन वाला पॉइंट हो गया, और ये मैं पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक होगा हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट टॉपिक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन पाइथन में पहले नहीं था, पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन को अभी ऐड किया गया है 3.5 वर्जन पे। तो इसको पढ़ना ना पढ़ना एक ही बात होती है, कोई खास पाइथन में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रखी गई है। ठीक है, क्योंकि 3.5 में अभी ऐड किया गया है 5-6 साल पहले, तो उससे पहले दुनिया चली रही थी पाइथन, तो भी चली रही होगी, और लोग इसका यूज़ आज भी नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का आज। लेकिन इन जनरल एब्स्ट्रैक्शन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन जनरल अगर हम पाइथन को हटाकर, जावा हटाकर, इन जनरल कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, तो एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक हमारा एक अच्छा टॉपिक होता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है फंक्शनैलिटी की हाइडिंग। जैसे इनकैप्सुलेशन बताता है डेटा की हाइडिंग, डेटा को छुपाओ, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन बताता है फंक्शन की हाइडिंग, यानी कि मेथड की हाइडिंग, मेथड को छुपाओ। कैसे छुपाओ, क्या छुपाओ, उसको समझने की बात कर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास का नाम है शेप। अच्छा, खेल खेलते हैं, सामने लिख भी दिया मैंने। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको उनकी इमेज अपने ब्रेन में बनानी है। मैं कुछ बोलूंगा और आपको क्या करना है, इमेज बनानी है, इमेज। ठीक है, चेयर बन गई दिमाग में इमेज। एप्पल, एप्पल की इमेज बन गई होगी। पहाड़, अमिताभ बच्चन। अब वैकल, वैकल, वैकल की इमेज क्या बनी, वैकल की इमेज क्या बनी? फिर से खेल, दोबारा खेलते हैं। मैंने आपसे कहा सर्कल, है ना, मैंने आपसे बोला रेक्टेंगल, कोन, सिलेंडर, शेप। शेप की इमेज क्या बनी दिमाग में,
इस खेल में आपने एक चीज देखी कि मैंने दो वर्ड ऐसे बोले जिनकी कोई इमेज ही नहीं है। एक है व्हीकल। व्हीकल तो ट्रेन भी हो सकती है, हवाई जहाज भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो ये बताओ, दुनिया में साइकिल है या व्हीकल है? साइकिल है या व्हीकल है? एग्जिस्टेंस किसका है? साइकिल का है। व्हीकल का एग्जिस्टेंस है कहीं? व्हीकल को आप खरीद लोगे किसी से? क्या कीमत है व्हीकल की बताओ? समझ में आ रहा है? तो जिन शब्दों को अगर हम इस खेल के साथ समझें, जिन शब्दों की इमेज हमारा ब्रेन नहीं बना पाया, क्योंकि वो बहुत कुछ हो सकता है, या ये कह लो वो एक बहुत जनरल टर्म है, वो है ही नहीं वास्तव में, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके टाइप एग्जिस्ट करते हैं। तो वो शब्द जो खुद एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसके टाइप एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे शब्द को डिक्शनरी के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट टर्म कहा जाता है। कभी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म, एब्स्ट्रैक्ट। और वो शब्द जिनका आपका ब्रेन पिक्चर बना पाया, इमेज बना पाया, ऐसे शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से कंक्रीट कहते हैं या कॉन्क्रीट कहते हैं, एक ही बात। तो दो तरह के शब्द होते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है जो कंप्लीट है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसको विजुलाइज किया जा सकता है, जो हमारा रेडी टू यूज है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो अभी इनकम्प्लीट है, जो अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, जिसकी कोई एक सिंगल इमेज नहीं है, वो एक बहुत जेनरिक टर्म है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक शेप नाम की क्लास बना रहा हूं, तो शेप क्लास हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अगर मैं आपसे कहूं नहीं, मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है सर्कल, तो हमें सर्कल क्लास को क्या मानना चाहिए? कंक्रीट क्लास। ठीक है। तो ऐसी क्लास कंक्रीट क्लास कहलाएगी। और जिसका इमेजिनेशन नहीं कर पाए आप, जो बहुत जनरल टर्म है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी और आगे बढ़ाएंगे। शेप क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूं, एरिया। बताओ। दूसरी तरफ मैं एक क्लास बना रहा हूं, सर्कल। और इस सर्कल क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूं, एरिया। किसका लॉजिक आप लिख सकते हो, किसका लॉजिक आप नहीं लिख सकते? सर्कल का लॉजिक लिख सकते हो, एरिया का पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ शेप का एरिया का लॉजिक क्या होता है, तो आप ये तो कह सकते हो सर ये तो गारंटी है कि शेप का एरिया होता है, लेकिन ये मत पूछो क्या होता है, क्योंकि शेप तो बहुत हो सकती है। शेप के तो कई सारे टाइप हो सकते हैं। सर्कल का एरिया अलग होगा, रेक्टेंगल का एरिया अलग होगा, कोन का अलग होगा, सिलेंडर का अलग होगा, उनके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये श्योर है कि शेप का एरिया जरूर होगा। क्या होगा वो स्पेसिफिक टाइप जब आ जाएगा तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी क्या कह सकते हो आप? अभी बस इतना कह सकते हैं कि शेप में एरिया होता है, क्या होता है ये नहीं पता अभी। अब ये बताओ, एरिया मेथड अभी यहाँ पर कैसा है? कंप्लीट कर सकते हैं इसे, या इनकम्प्लीट ही रखा जाएगा? अभी इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि इसका लॉजिक मैं लिख नहीं सकता, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय मैं मेथड से उसके अंदर के लॉजिक को हाइड कर रहा हूँ, है ही नहीं मेरे पास। हाँ तो सोचो, जिस समय मैं शेप क्लास बना रहा हूँ उसके अंदर एरिया मेथड बना रहा हूँ, क्या मुझे उस समय लॉजिक पता है एरिया का? नहीं। तो मुझे लॉजिक को हटाना पड़ेगा, यहाँ से है ही नहीं लॉजिक यहाँ पे। तो ऐसा मेथड जिसको आप नाम से जानते हो कि ये नाम तो है, लेकिन उसके अंदर का लॉजिक आप अभी नहीं जानते, तो ऐसे मेथड को पाइथन में हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट नहीं। और ऐसा मेथड जिसका आप लॉजिक जानते हो गए, है ना, यहाँ पर आप लॉजिक लिख सकते हो।
है ना। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेड मेथड। इम्प्लीमेंटेड, तो दो तरह के मेथड पाइथन में होते हैं, इम्प्लीमेंटेड मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसका नाम पता है लेकिन लॉजिक नहीं पता, तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इम्प्लीमेंटेड मेथड क्या होता है, जिसका नाम पता है और अंदर का लॉजिक पता है। ठीक है। अब ऐसी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें लिखना है, ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं पाइथन में, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, तो ऐसी क्लास को हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और ऐसी क्लास जिसके अंदर सारे मेथड इंप्लीमेंटेड हैं, सबका लॉजिक है हमारे पास, ऐसी क्लास को क्या बोलते हैं पाइथन में, कंक्रीट क्लास। ठीक है। तो एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है हमारी कंक्रीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है, और कंक्रीट क्लास क्या होती है, जो हमारे इंप्लीमेंटेड मेथड को कंटेन करती है। ठीक है। ये तो हो गई कहानी। अब बात आती है कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो कोई आपसे पूछता है पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सिंगल लाइन का आंसर आप क्या देते हैं, इतनी कहानी ना सुनाकर, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के डिफाइन करने के प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब वो अगला क्वेश्चन उसकी मर्जी है, वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों डिफाइन करते हो। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि हमें उसके अंदर क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है। अब उसकी मर्जी कि वो अगला क्वेश्चन तीसरा पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बना रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, हमें ये तो पता है अभी कि मेथड का नाम क्या होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वो जो नाम के अंदर लॉजिक लिखा जाएगा वो कैसे काम करेगा। हमें अभी मेथड का लॉजिक नहीं पता, मेथड की डेफिनेशन पूरी नहीं पता है, मेथड का नाम नाम पता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि अभी हम क्या बना रहे हैं, मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना। ठीक है। अच्छा, इसका एक लाइव एग्जांपल, सबकी कॉलेज लाइफ आ गई होगी, जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में भी ऐसा होगा। मान लीजिए आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज लाइफ है, अब आपका कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। 6 महीने का मान लीजिए कॉलेज ने टाइम दिया मान लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं शुरू में ही आओ और हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर 6 महीने का टाइम आपने दिया है, तो 6 महीने बनेगा प्रोजेक्ट। तो कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, अभी क्या बताओ, प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट व्यू, मतलब प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है ये बताओ। कैसे करोगे वो अपना करते रहना 6 महीने में, लेकिन बताओ तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करोगे, नाम तो पता ही होगा प्रोजेक्ट में, कि सर मैं बैंकिंग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बैंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैं खाता खुलवाऊंगा, उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराऊंगा, उसमें विड्रॉल कराऊंगा, उसमें ट्रांजेक्शन कराऊंगा। अब ये थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे हम कि वो कैसे करा आपने, उसका लॉजिक दिखाओ। तो अभी ढांचा तो होगा आपके पास प्रोजेक्ट का, तो हम क्या बोलेंगे पहले दिन कॉलेज में जाकर कि ये प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, मतलब ढांचा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इट इज लाइक ढांचा, मेथड का एक ढांचा है, हमारे पास एक प्रारूप तैयार, एक फॉर्मेट तैयार है, अभी अंदर काम करना बाकी है। ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता रहा था एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। व्हाई वी डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, टू राइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाई वी राइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, because at the time of writing code we don't know implementation of that method, but what we know the prototype or structure of that method. तो हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। क्योंकि एक क्लास में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, जितने आप चाहें उतने मेथड रख सकते हैं। ठीक है। कम से कम एक रखना जरूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की शर्त यही है पाइथन कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी बनेगी वो जब उसके अंदर क्या हो, एक मेथड जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 सर्कल हैं, छोटे बड़े उससे बड़े,
तो वो कैसे प्रोग्राम में दिखाओगे? हर सर्कल सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये पहला सर्कल बन गया, ये दूसरा सर्कल बन गया। सर्कल भी तो कई तरह के हो सकते हैं, छोटे बड़े। तो जितने चाहे उतने सर्कल अगर आप दिखाना चाहते हो तो सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल को दिखा सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, शेप का ऑब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? शेप तो होती नहीं है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एक प्रॉपर्टी जोड़ दी गई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो एरर आ जाएगी, ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अब आप इसको दो नजरिए से बता सकते हैं। पहला नजरिया, वो क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। दूसरा नजरिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। आज तक हम पाइथन में जितनी क्लास बनाते आए हैं सबका ऑब्जेक्ट बनता है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट बनते आ रहे हैं उनको कंक्रीट क्लासेस कहा जाता है। तो आज तक हमने जाने अनजाने में जितनी पाइथन में क्लासेस पढ़ी हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैटेगराइज करा जाए तो वो सारी क्लासेस कैसी थी? कंक्रीट क्लासेस। और आज हम क्या बनाना सीख रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बना रहे होगे? क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना है और फिर ऐसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, ऐसी क्लास को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को लिख देता हूँ, क्योंकि पाइथन में तो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक जनरल इंटरव्यू अगर आपका चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें लैंग्वेज की बात ही नहीं हो रही है, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कोड नहीं पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास में क्या डिफरेंस होता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएशन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट। कंक्रीट क्लास क्या होती है? कैन बी इंस्टेंशिएटेड, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको दो रूल ध्यान रखने होंगे। पहला, जिस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दूसरा, अब जो मैं दो रूल बता रहा हूँ ये थोड़ा पाइथन के स्पेसिफिक हैं। ये दोनों रूल पाइथन में काम करेंगे, जावा में, सी प्लस प्लस में नहीं है ना? तो दूसरा रूल है, एबीसी क्लास तो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के पाइथन में ये दो रूल होते हैं। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल क्लासेस आर
कोई रूल नहीं। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी तक, है ना, वो डेफिनेशन कंक्रीट क्लास के थे। जो आप आज तक क्लास क्लास कहते रहते थे, वो बाय डिफॉल्ट कंक्रीट क्लास। तो इन जनरल यहां से यहां तक हर लैंग्वेज में एक ही बात है। C++ हो, जावा हो, PHP हो, .NET हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज में इतना है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लैंग्वेज डिपेंडेंट। अगर मैं जावा पढ़ाऊंगा तो रूल बदल जाएंगे। एक रूल है, दो हैं, तीन है, चार हैं, वो जावा से पता चलेगा। मैंने आपको पाइथन बताई तो पाइथन में दो रूल होते हैं किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के। अगर आप C++ पढ़ेंगे तो उसके अपने रूल होंगे, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है वो लैंग्वेज वेरी करेगा। कि एक गोले में दिखाया है बड़े से, ये एक बॉर्डर के अंदर दिखाया है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। किसी भी लैंग्वेज में आप ये आंसर दे सकते। चलो सर बनाओ, बहुत देर हो गई। तो अब एक क्लास बनाई मैंने, और इस क्लास का नाम मान लीजिए मैंने शेप कर दिया। और मुझे क्या करना है, मुझे शेप क्लास की पेरेंट क्लास बनानी है एबीसी। एबीसी क्लास पाइथन की लाइब्रेरी में होती है, जिसको हमें पहले इंपोर्ट भी करना हो। ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो एबीसी नाम का एक मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर हमारी कैपिटल एबीसी नाम की क्लास है। तो एबीसी मॉड्यूल के अंदर, तो एबीसी लिख देते हैं ज़्यादातर। तो एबीसी छोटा वाला ये मॉड्यूल का नाम है, एबीसी कैपिटल में ये क्लास का नाम। पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनेगा? मेथड बनाया, इसका नाम कर दिया एरिया, सेल्फ आर्गुमेंट आ गया। किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें पहला काम उस मेथड के अंदर पास कीवर्ड लिखकर छोड़ देना है। दूसरा काम, उस मेथड पे एक डेकोरेटर लगाना है, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर को भी आपको पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट करना। तो पाइथन में ऐसा मेथड जिसके अंदर इंडेंटेड ब्लॉक के नाम पर सिर्फ पास कीवर्ड लगा हुआ है, और उस पर एक डेकोरेटर लगी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर की, ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। ऐसी क्लास जिसने दोनों रूल मान लिए, अपनी पेरेंट एबीसी कर ली और अपने अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, और कुछ करने की जरूरत है। अब आप प्रूफ करके देखो कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसकी पेरेंट एबीसी है, इसलिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब ये बताओ, अब हम फायदे नुकसान के नज़र से समझ रहे हैं। अब हम कॉन्सेप्ट भूल गए कि क्यों पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट, अब हम अपने फायदे नुकसान पर चले गए। अब हम ये पूछ रहे हैं कि हम ऐसी क्लास करेंगे क्या? क्यों बना रहे हो ऐसी क्लास जिसके अंदर मेथड में कुछ नहीं है, मेथड खाली पड़ा हुआ है, कोई लॉजिक है नहीं उसके अंदर, क्लास का ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, तो इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो मुझसे? फिर बनवा क्यों रहे हो? ये कॉन्सेप्ट होगा अपने लिए कोई अलग। अब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ ही नहीं रहे, हम तो अपने फायदे नुकसान पर देख रहे हैं कि आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करा ली। फिर तो अब उस नजरिए से समझेंगे कि हमने ये क्यों करवाया, इसका फायदा किसको है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लाइन मैंने जो बोली है उसको दोबारा समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड का मतलब, मान लीजिए हम सब लोग मिलकर अब एक कंपनी खोलते हैं, जो कंपनी क्या बनाएगी, पेन ड्राइव बनाएगी।
तो ये बताओ कि अपनी मर्जी से पेन ड्राइव का जो साइज है वो रख सकते हैं हम? अगर रख लेंगे तो क्या जितनी भी यूएसबी पोर्ट हैं सब में चल जाएगी फिर वो? अब हम ही में से कुछ लोग लैपटॉप बनाने वाले हैं, उसमें हम यूएसबी पोर्ट देना चाहते हैं, तो उसका साइज कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से हम। दो कंपनियों के साथ समस्या आ गई। वो कंपनियां जो पेन ड्राइव बनाना चाहती हैं उनको नहीं पता कि पेन ड्राइव साइज क्या रखें, अपने मन से वो रख नहीं सकते। और जो कंपनियां लैपटॉप बना रही हैं उनको भी समस्या आ गई कि वो अपने अंदर जो यूएसबी पोर्ट बनाएंगे उसका साइज कितना रखें, अपनी मर्जी से वो भी नहीं रख सकते। किसकी जरूरत महसूस हो रही है? जरूरत किसकी महसूस हो रही है इन दोनों एग्जाम्पल्स में? एक ही एग्जाम्पल है, दो अलग बातें हैं। जरूरत महसूस हो रही है कि स्टैंडर्ड की, मानक, हिंदी में बोलते हैं उसे मानक। कोई मानक बताओ पेन ड्राइव का। वही मानक पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी मान लेगी, और वही मानक कौन मानेगी? यूएसबी पोर्ट बनाने वाले लोग मानेंगे। तभी तो पेन ड्राइव चल पाएगी इधर से उधर, वरना चलेगी नहीं फिर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जरूरत किसकी है? एक स्टैंडर्ड की। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी एक है जो एक क्लास बनाना चाहता है, कोई एक इंसान है जो क्लास बनाना चाहता है जिसका नाम रखेगा वो सर्कल। अब उससे कहा गया इसके अंदर एरिया का लॉजिक लिखो। उसने क्या करा, इसके अंदर एक मेथड बनाया M1, और M1 मेथड के अंदर लॉजिक लिख दिया किसका? सर्कल के एरिया का। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं बस डमी लिखा, ठीक है। अब किसी ने एक दूसरी क्लास बनाई रेक्टेंगल। हमने उससे कहा भाई आप भी लिखो अपने एरिया का लॉजिक। तो उसने एक मेथड बनाया M2, और यहाँ इसने अपनी कहानी लिख दी जो भी लिखना था। ये दो डेवलपर हैं जिन्होंने अपने अपने मन से अपनी क्लासेस में एरिया का लॉजिक, एक किसी ने M1 मेथड में लिख दिया, किसी ने M2 में लिख दिया। अब कोई तीसरा डेवलपर है जिसको हमने ये दो क्लासेस पेन ड्राइव में दे दी, कॉपी कर दी, उससे कहा भाई आपको सर्कल के एरिया निकालना है तो सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना और एरिया निकाल लेना, और जब रेक्टेंगल क्लास का यूज करना हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एरिया निकाल लेना। लेकिन जब तीसरे डेवलपर ने सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर डॉट, अब उसे मेथड का नाम क्या याद तो रखना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए? M1। तब निकलेगा एरिया। और अगर वो रेक्टेंगल के एरिया निकालेगा तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट पे डॉट, फिर कौन सा मेथड याद रखेगा? वो M2। तो जो कॉल करने वाला प्रोग्राम है वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। अभी कौन क्लास बनाने वाला जो है, अगर वो एरिया निकालने का मेथड नाम M3 रख दे तो जो यूज करने वाला प्रोग्रामर उसको तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर किसकी जरूरत महसूस हो रही है आपको? एक स्टैंडर्ड। तो जो भी सर्कल क्लास बनाने वाले हैं, रेक्टेंगल क्लास बनाने वाले हैं, वो अपने अपने नाम से मेथड ना रखें, क्योंकि सबका काम तो एक ही एरिया निकालना। तो अब हम क्या देना चाहते हैं? हम इन दोनों क्लासेस को एक स्टैंडर्ड देना चाहते हैं कि आप दोनों उसी मेथड के अंदर अपना लॉजिक लिखेंगे, अपनी पसंद का मेथड मत बनाओ। तो वो स्टैंडर्ड हमने किससे दिया? शेप क्लास। अब इसको कैसे मानेंगे दोनों लोग? तो सर्कल से क्या बोला कि आप अपनी पेरेंट कैसे बनाओ? शेप के। रेक्टेंगल से क्या बोला? आप अपना पेरेंट कैसे बनाओ? शेप के। तो अगर कोई क्लास, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, कोई क्लास अगर किसी दूसरी क्लास को अपना पेरेंट बनाती है तो उसकी क्या वजह हमने पढ़ी थी? रीयूजेबिलिटी। ताकि उस क्लास के सारे मेथड कॉपी हो जाएं किसमें? चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास को मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो सोचो चाइल्ड क्लास को क्या मिलेगा?
क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर ये होगी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो सारे के सारे क्या रहे होंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहे होंगे। इसको तो कुछ मिला ही नहीं, इसको स्टैंडर्ड मिला। अब इससे हम क्या बोलेंगे, आप वो सारे मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो आपकी पेरेंट है उससे मिले हुए हैं उनको क्या करो, ओवरराइड करो, ओवरराइड। तो अब यहाँ पर M1 की जगह पर इसकी मजबूरी है सर्कल क्लास की कि अब वो मेथड का नाम M1 ना रखकर क्या रखेगी, वही रखेगी जो शेप क्लास ने बताया हुआ है। क्या बताया शेप क्लास ने, एरिया। तो फिर रेक्टेंगल क्लास की मजबूरी हो गई, क्योंकि पेरेंट क्लास कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट। तो चाइल्ड क्लास की मजबूरी है कि पेरेंट क्लास ने जो जो नाम बताए हैं मेथड के, उन्हीं नाम से मेथड बनाने हैं, किसी और नाम से नहीं बनाने हैं। तो अब यहाँ पर इसे क्या बनाना पड़ेगा, फायदा। फायदा यह है कि अब आप ऑब्जेक्ट चाहे सर्कल क्लास का बनाएं, चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाएं रेक्टेंगल क्लास का, आपको एरिया निकालने के लिए मेथड का नाम क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी एरिया है और यहाँ भी एरिया। अच्छा मान लो सर रेक्टेंगल क्लास ने आपकी बात नहीं मानी, इसने एरिया की जगह नाम क्या दे दिया मेथड का, एम। अब देखो क्या होगा, और मैं यहाँ पर M2 लिख रहा हूँ क्योंकि एरिया नाम से मेथड ही नहीं। कह रहा रेक्टेंगल क्लास सही नहीं है, रेक्टेंगल क्लास ने एरिया मेथड को ओवरराइड नहीं करा। जब तक रेक्टेंगल क्लास एरिया मेथड को ओवरराइड नहीं करेगी, हम रेक्टेंगल क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे। कोई भी क्लास अपनी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर ओवरराइड नहीं करती है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनने दिया जाता, और उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह कंसीडर किया जाए। जब तक कोई भी क्लास अपनी पेरेंट क्लास के सारे मेथड का एब्स्ट्रैक्शन खत्म ना कर दे, दैट मींस जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट में थे सबको ओवरराइड ना कर दे, तब तक वो चाइल्ड क्लास बेकार होती है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, उसका यूज ही नहीं होता है। तो अब चाइल्ड क्लास की मजबूरी है कि उसे वो बातें माननी पड़ेंगी जो पेरेंट ने कही। तो जब भी मुझे पाइथन में कोई स्टैंडर्ड देना हो तो हम किससे बनाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनाते हैं। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने मेथड के नाम सजेस्ट करे हैं उन्हीं नाम के मेथड फिर हमारे कंक्रीट क्लासेस में बनाए जाते हैं। सिर्फ एक स्टैंडर्ड वाली बात है ना। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती तो सर्कल क्लास और रेक्टेंगल क्लास ने जो जो मेथड बनाए होते, हमारी मजबूरी होती, हम उन्हीं नाम से चला रहे होते, काम तो हो ही रहा होता हमारा। अच्छा ये पॉइंट आपका अच्छा है, ये कह रहे हैं कि अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना होकर नॉर्मल होती तब भी तो ओवरराइड कर ही देते हैं। तो हमारी मर्जी होती है कि हम करें या ना करें। अगर पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो मर्जी खत्म हो गई, अब रूल है, फोर्स है, अब करना ही पड़ेगा। इस बात को दोबारा समझिए, ए एक क्लास है, बी एक क्लास है, इसके अंदर एक M1 मेथड है। अब ए एक नॉर्मल क्लास है, कंक्रीट क्लास, बी एक नॉर्मल क्लास है। क्या बी को जरूरी है कि M1 मेथड ओवरराइड करना ही होगा? बी क्लास अगर ना करना चाहे तो कोई बाउंडेशन, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अगर ए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर M1 एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब इसकी मजबूरी है कि इसको करना ही पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। समझ रहे हो, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाइल्ड क्लास को फोर्स करती हैं कि आपको वो मेथड बनाना ही पड़ेगा, जबकि नॉर्मल क्लास चाइल्ड क्लास को ऑप्शन देती हैं, आप चाहो तो ओवरराइड करो, चाहो तो मत करो, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आज के बाद ये दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा पाइथन में। आज ही है और लास्ट है आज ही, इसके बाद पाइथन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है।
खुद नहीं था, 3.5 से पहले तो खुद था ही नहीं। मैंने जब अपना 3.5 वर्जन से पहले जो वर्जन आते होंगे, जब पढ़ाया होगा पाइथन को जिन बैचेस में, तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं होगा, होता ही नहीं था। कहाँ से पढ़ा दूं जब होता ही नहीं। बहरहाल आज पाइथन टक्कर दे रही है जावा को, तो कंपटीशन में कोई पीछे नहीं रहा। सब कुछ पाइथन में दे दिया गया है, जो पहले नहीं देने की सोची गई कि नहीं देंगे पाइथन। लेकिन अब पाइथन उस मुकाम पर है जहाँ पर उसका कंपैरिजन जावा से .NET से होता है, तो फीचर के मामले में पाइथन को पीछे नहीं रखा जा रहा। चलिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कहानी है पाइथन के अंदर, ये हमारी पूरी हो जाती है। एक बार मुझे ये याद दिला दो कि मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दी है या नहीं पढ़ा दी है। फाइल हैंडलिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, आगे का तो मुझे याद है, जो मैंने नहीं पढ़ाया। थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग और टीके इंटर। बाकी जितना आपके कोर्स में सारा करा दिया मैंने। इन पांचों में बता दो मैंने कौन कौन पढ़ा दिया, कौन कौन नहीं पढ़ा दिया। अब जो क्लास में आते हैं उन्हें पता होगा, जो कभी कभार दर्शन देते हैं बड़ी मुश्किलों में, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं। फाइल हैंडलिंग इनपुट आउटपुट नहीं हुई है सर, और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं हुई है। ये सेकंड टॉपिक क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन, नहीं हुआ सर ये भी। एक्सप्रेशन हैंडलिंग में नहीं हुई है। नहीं सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई। भाई एक बार दोबारा सोचो, को क्लास में जो लोग हैं बता रहे हैं सर ये हो गई है एक्सप्रेशन हैंडलिंग। नहीं हुई सर एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ सर क्लास, मेरे को पता है नहीं हुई। नोट्स भी है सर मेरे पास, नहीं हुई है। हाँ 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 हाँ। एक बार भैया चेक करो दोबारा, क्लास में बता रहे हैं सर हो गई। चलिए एक मिनट रुको, मैं काम करता हूँ। मेरे पास भी तरीका है चेक करने का, जो आपका क्लासरूम ग्रुप बना हुआ है वहाँ चेक कर लेते हैं। मुझे भी ऐसा याद आ रहा है शायद एक्शन एंडिंग हो गई। लेट मी। हाँ हो गई, देखो मेरा। सर इसमें पूरी तरीके से नहीं हुई थी, सिर्फ एक दो एक्सप्रेशन ही बताए गए थे कि कैसे हैंडल करते हैं। ट्राई, एक्सेप्ट। जी हाँ जी, सिर्फ वही हुआ था। तो यही होता है इसमें, ट्राई है, एक्सेप्ट है। एक दो एक्सेप्शनल और भी होते हैं सर। एक दोनों फिर बहुत होते हैं, हमने तरीका सीखना है। एक्शन एंडिंग में तरीका सीखना है। एक्सेप्शन कितनी है उनको कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक की अपनी अपनी एक्शन आ है। जैंगो में अलग हो जाएंगी, मशीन लर्निंग की अलग हो जाएंगी। तो हमें टेक्निक सीखनी है कि अगर कल को कोई भी नई एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको उसी तरह से हैंडल करना है जैसे हमने दो ट्राई तीन, एंड एक्सेप्ट मेथड से। है ना। तो ये मानते चलते हैं पूरा हो गया। तो हमारे अब जो टॉपिक रह गए हैं इसमें, वो 4 टॉपिक आई गए फिर हमारे रह गए। फाइल हैंडलिंग रह गया हमारा, रेगुलर एक्सप्रेशन 2, टीके इंटर 3 और मल्टी थ्रेडिंग 4। 4 टॉपिक हमारे रह गए। ठीक है, चलो। तो फाइल हैंडलिंग शुरू कर रहे हैं हम आज। सर इसमें एक डाउट है, बताना सर एक बार। उनके लिए आना चाहिए।